यूपी में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, बाढ़ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। यूपी सरकार ने विकास प्राधिकरण को जारी किए निर्देश, बेसमेंट में चल रही अवैध गतिविधियां रोके, सुरक्षा मानकों से न हो खिलवाड़। मेरठ सहित कई जिलों में 13 कांवड़ियों की मौत, नाराज कांवड़ यात्रियों ने जमकर किया बवाल। ओबीसी मोर्चा की बैठक में केशव प्रसाद ने फिर दोहराई अपनी बात। केशव ने माना अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, सीएम योगी के बयान से सहमत हुए केशव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, सपा नेता प्रतिपक्ष के चुने जाने से को लेकर किया पोस्ट, संविधान बचाने की आड़ में पीडीए को गुमराह किया। रेलवे लखनऊ रूट पर चलाएगी 8 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग का मौका निर्धारित दिनों पर ही चलेंगी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से अहम खबर सामने आ रही है। स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जहांगीराबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से यह अहम खबर, स्कूल से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई है, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ थाने में पीड़ित परिजनों ने शिकायत की है। वहीं पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने तहरीर दी है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जहांगीराबाद क्षेत्र के एक मोहल्ले का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां दिल्ली में बेसमेंट हादसे के बाद यूपी में सख्त आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। स्वीकृत बेसमेंट में दूसरे प्रायोजन के लिए प्रयोग निर्देश के बिना न हो, बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बेसमेंट निरीक्षण के लिए प्राधिकरण स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि गठित टीमों को क्षेत्र में बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे। तो अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई। अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही बेसमेंट का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आवास ने प्रदेश के सभी प्राधिकरणों को यह आदेश दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली की घटना के बाद प्रदेश में भी कार्रवाइयों का दौर शुरू हुई है। स्वीकृत बेसमेंट में दूसरे प्रायोजन के निर्देश पर रोक की बात सामने आई है। बिना स्वीकृत के बने बेसमेंट पर कार्रवाई हो, प्राधिकरण स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश जारी किए गए। बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे अफसर। वहीं अवैध रूप से बेसमेंट की खुदाई रोकने के भी निर्देश दिए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पत्रकारपुरम स्थित कपड़े के शोरूम के मैनेजर पर दर्ज हुई है एफआईआर। मैनेजर केसों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। विरामखंड निवासी महिला ने दर्ज कराई है एफआईआर। महिला का आरोप है कि शोरूम में कपड़े ट्रायल करते समय ट्रायल रूम में झांक रहा था मैनेजर की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है। महिला को शोरूम में मौजूद कस्टमरों ने भी मैनेजर की करतूत की सूचना दी। महिला कपड़े की खरीदारी करने पहुंची थी शोरूम। कपड़े ट्रायल करते वक्त मैनेजर ने घिनौनी करतूत की है। पीड़ित महिला ने दर्ज कराई है गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रेड टेप शोरूम के मैनेजर केसों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, कपड़े के शोरूम के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैनेजर केसों पर महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, महिला ने मैनेजर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कपड़े ट्राई करते समय झांक रहा था मैनेजर, ये आरोप लगे हैं। रेड टेप के शोरूम के मैनेजर केसों पर एफआईआर दर्ज हुई है। महिला ने एफआईआर दर्ज कराए हैं। तो गोमतीनगर थाने में रेड टेप शोरूम के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ में रेड टेप के कपड़े के शोरूम में ये घटना सामने आई है, जहां पर मैनेजर पर महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शोरूम में मौजूद लोगों ने मैनेजर की करतूत की सूचना महिला को दी। आपको बता दें, महिला ने ताक झांक के आरोप लगाए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अगली खबर, जहां 60,000 मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों के द्वारा यह मजाक किया जा रहा है। शिक्षण सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद भी स्कूलों में नहीं पहुंची हैं किताबें। कक्षा 1 और 2 के छात्र छात्राओं को नहीं मिली है एक भी किताबें अभी तक। अध्यापक मोबाइल से देखकर छात्रों को पढ़ाने को मजबूर है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग गोंडा पूरे मामले पर मूक दर्शक बना हुआ है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। शिक्षण सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली है। कक्षा 1 से 2 के छात्र और छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। शिक्षण सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। कक्षा 1 से 2 के छात्र छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मिली। आपको बता दें, अध्यापक मोबाइल से देखकर छात्रों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, जबकि छात्रों के पास किताब न होने के पास उनके पास लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। और गोंडा ब्यूरो चीफ हमारे राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये बड़ा गंभीर मामला है। 4 महीने सत्र के गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इन मासूम बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। अब जब इनको किताबें ही नहीं मिलेंगी तो ये कैसे पढ़ेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे? जी मनोज जी, आपको बता दूं कि जनपद गोंडा शिक्षा विभाग बिल्कुल अनजान बना हुआ है। शिक्षण सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद शिक्षा विभाग और पुस्तक सप्लाई ठेकेदार ने अभी तक के जनपद के किसी भी विद्यालय में, यानी कि 60,000 जो स्कूली छात्र बच्चे हैं कक्षा 1 और 2 के छात्र, उनके पास 4 महीने बीत जाने के बाद बच्चों को स्कूली पुस्तक नहीं पहुंची। बच्चे बिना पुस्तक के शिक्षण कार्य करते हैं। जब इस विद्यालय में बीएसए से बात की तो बीएसए ने कहा कि विद्यालय में किताबें पहुंच गए, लेकिन जब मौके पर के न्यूज की टीम जाकर देखा तो वहाँ पे किसी भी बच्चों के पास किताबें नहीं। तो बच्चों ने बताया किताब नहीं है।
वहाँ पर अध्यापक देता किताब नहीं, तो क्या किस तरह का खेल चल रहा है? आखिर शिक्षा विभाग और ठेकेदार के बीच में क्या गठजोड़ है कि शिक्षा विभाग जनपद गोंडा शिक्षा विभाग ठेकेदार को करके किताबों में विद्यालयों को किताबों में क्यों नहीं भिजवा रहा है? कुछ तो जरूर गड़बड़ है, क्योंकि हर साल यही होता है जैसे गोंडा में शिक्षण सत्र बीत जाने के बाद किताबें आती हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा शिक्षा विभाग और ठेकेदार के बीच में खेल हो रहा है। राजेश, इस मसले पर किसी उच्चाधिकारी से, किसी जिम्मेदार से आपकी बात हुई है? क्या इन लोगों ने इस मामले पर अपनी बात रखी है? जब बता रहा हूँ कि जब इस मामले पर डीआईओ से मेरी बात हुई तो डीआईओ ने कहा कि किताबें आ गई हैं लेकिन किताबें अभी स्कूल तक के पहुंच नहीं पाई हैं। तो किताबें आ गई हैं लेकिन स्कूल तक के पहुंचाई क्यों नहीं जा रही है? ये हर बार होता है, किताबें आ जाती है लेकिन पहुंचती नहीं है। तो किताबें आई ये तो कहाँ है ये तो जानकारी होती है, लेकिन इस पूरी तरह किताबें कहाँ पे रखी गई है? आखिर ये खेल क्यों होता है? खेल होता इसलिए है क्योंकि जो बाहरी कंपनियां किताबों का प्रकाशन के लिए टेंडर लेती हैं, लेकिन टेंडर लेने के बाद पैसे का जो बंदोबस्त होता है वो जो जनपद शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं और ठेकेदारों के बीच में पैसों का बंदोबस्त हो जाता है और किताबें स्कूल तक नहीं पहुंच पाती और बच्चे बिना किताब के साल भर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और अध्यापक कहता है कि हम क्या करें, अगर हम मुंह खोल लें तो हमारे विभाग खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए हम मोबाइल से देख करके बच्चों को पठन पाठन कार्य का क्रिया करते हैं। राजेश, बहुत गंभीर मामला है। 4 महीने सत्र के बीत जाने के बाद भी अभी इन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। राजेश, 4 महीने गुजर जाने के बाद इन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं, कब किताबें मिलेंगी और बाद में क्या होता है कि वही किताबें इन बच्चों को अभी उपलब्ध नहीं हो रही हैं, बाद में वही किताबें अधिकारी अपने दोष को छुपाने के लिए उन किताबों को कूड़े कचड़े में इधर उधर फेंकते हैं? जी बिल्कुल, किताबों का जो है मामला है ये हर साल होता है, चाहे शिक्षण सत्र 2022 हो चाहे 23-24 हो। अगले साल भी खेल हुआ, शिक्षण सत्र के 8 महीना बीत जाने के बाद किताबें पहुंची तो लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, बच्चों ने बिना किताब के शिक्षण कार्य किया और वही उसका दूसरा वाकया इस साल भी यानी 23-24-25 शिक्षण सत्र जो चल रहा है इसमें भी 4 महीने बीत जाने के बाद किताब पहुंची। और उच्च अधिकारी से इस मामले पर बात की जाती है तो जनपद के किसी भी विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनपद के जो जिलाधिकारी उनसे बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह का जवाब देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये गंभीर मामला है। आपको बता दें शिक्षा विभाग जो है गोंडा का वो लापरवाह बना हुआ है, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर सत्र के 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन बच्चों को किताबें क्यों नहीं मिली, इसका जिम्मेदार कौन है और इन बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? तो खबरों में अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी सपा पर जाति की राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2015-16 का समय याद करिए, यूपीएससी का रिजल्ट आता था तो 86 एक ही जाति के लोगों की भर्ती हुई। सीएम योगी ने कहा कि आप सब उस समाज के तबके से जुड़े हैं जिनकी उपेक्षा है, जिनका आगे बढ़ने का जज्बा है। जब समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके आगे एक पहचान की समस्या खड़ी हो जाती है। विदेशी आक्रांताओं ने आपस में लड़ाने की साजिश की और परिणाम आज हम सब के सामने है। ज़्यादा दूर मत जाइए, लोकसभा चुनाव में जातियों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया, नतीजा आप सब के सामने है। पूर्वी उत्तर प्रदेश 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी गाजीपुर जनपद में। और गाजीपुर जनपद के साथ के उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे उनमें एक रमेश पटेल थे। क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे।
क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? ऐसे ही तमाम अन्य लोग थे। एक कोई सम यादव भी थे, क्या ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो इसका मतलब उन्हें आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बीजेपी की ओबीसी कार्य समिति की बैठक में अपनी पुरानी कही बात दोहराई है। केशव प्रसाद मौर्य ने माना कि हम जाति, कहा कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। उन्होंने कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती है और पार्टी ही चुनाव जीतती है। केशव मौर्य ने सीएम योगी के बयान पर सहमति देते हुए वो नजर आए, फ्रंट फुट पर दिखाई दिए और अपने बयान पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ठीक चल रही है। संगठन और सरकार को लेकर उनके बयान पर सवाल किए जाने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सदा बड़ा रहेगा। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने सोमवार को ओबीसी कार्य समिति की बैठक की। बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों